गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि इंडिया की जो न्यू पार्लियामेंट है, तो इंडिया में जो है अभी नई पार्लियामेंट बनाई गई। तो क्या रीज़न हो सकते हैं कि नई पार्लियामेंट जो है उसको बनाने की ज़रूरत पड़ी। ऑलरेडी एक पार्लियामेंट है और जितने भी संसद वगैरह है, सांसद है ना, तो एमपीज जो हैं वो उनकी कैपेसिटी अभी सफिशिएंट है, ठीक, जितने लोग आराम से उसमें बैठ सकते हैं। तो क्यों हमको ज़रूरत पड़ी कि हम नई पार्लियामेंट जो है उसका निर्माण करें, क्यों ज़रूरत हुई होगी। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो, अब नई जनगणना होगी, ठीक, कैपेसिटी, सीटें बढ़ रही, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, सीट्स भी इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होंगी। और सीट्स इंक्रीज होंगी जब फ्यूचर में, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे कैपेसिटी कम थी, ठीक है। तो कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और ज़्यादा एमपीस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो ज़्यादा कैपेसिटी की ज़रूरत थी, इसलिए नई संसद भवन जो है उसका निर्माण किया गया। तो इनॉग्रेशन किसने किया था, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। कब, 28 मई 2023 में, ठीक। तो यहाँ पे जो उनकी वीडी सावरकर जो थे, ठीक, वीडी सावरकर जो थे, इनकी 140th बर्थ एनिवर्सरी थी, उस दिन क्या किया गया था, इसको इनॉग्रेट किया गया था। कब, तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे, वीडी सावरकर की, 28 मई 2023 को। फिर यहाँ पे अगर फाउंडेशन स्टोन की बात करें तो इसका काम कब से चालू हुआ था, 10 दिसंबर 2020 में काम चालू हुआ था और 28 मई 2023 को कंप्लीट हो गई थी। अब इसकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, 1272 मेंबर्स, ठीक, 1272 मेंबर्स, दोनों दोनों हाउसेस की। कौन से दो हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो दोनों जो हाउसेस हैं उनकी टोटल कैपेसिटी है 1272। वहीं पे अगर सिर्फ लोकसभा की बात करते हैं तो कितनी है, 888 मेंबर्स, और राज्यसभा का कितना है, 384 मेंबर्स। और इसके जो आर्किटेक्ट कौन थे, जिन्होंने पूरा डिजाइन वगैरह सब किया था, वो कौन थे, विमल पटेल, ठीक। तो आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट्री जो हमारा हाउस है उसके कौन है, विमल पटेल। तो कब बनी थी ये, 28 मई 2023। कौन थे वीडी सावरकर, किसकी, अरे हाँ, अच्छा, ठीक है, अभिनव भारत जो है उसकी स्थापना की थी किसने, वीडी सावरकर ने। अब हम देखेंगे जो लेटेस्ट हमारी फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट आई थी उसको। लास्ट कौन सी आई थी, 2023 वाली रिपोर्ट आई थी ना, जो लास्ट लास्ट आई वही लेटेस्ट है, अभी तो आई नहीं ना नई वाली। कहाँ पे लिखा है, ये, हाँ,
इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, तो भारत वन स्थित रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट 2023। देखो, जो फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट होती है हर 2 साल में जो है वो रिलीज की जाती है। ठीक है, तो अभी 25 वाली होनी थी 23 के बाद, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट जो है वो रिलीज नहीं की गई, तो हो सकता है अभी कुछ टाइम बाद वो रिलीज हो जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई है। तो हमारे लिए लेटेस्ट रिपोर्ट कौन सी है? 2023 वाली। तो हर 2 साल में जो है वो रिपोर्ट रिलीज की जाती है। तो यहाँ पे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज ए बाइनियल पब्लिकेशन ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है बाइनियल का मतलब हर 2 साल में एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज की जाती है। जो भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन एक संगठन है। तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक, और यहाँ पे किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है इसको? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव। श्री भूपेंद्र यादव जो है वो इसके मिनिस्टर इस मिनिस्ट्री के। तो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2023 को इन्होंने रिलीज किया था देहरादून इंस्टीट्यूट में। कब रिलीज किया गया था इसको? 21 दिसंबर 2024। ठीक है, देखो 23 की रिपोर्ट थी लेकिन रिलीज कब हुई? 24 के भी लास्ट में इसको रिलीज किया गया। तो ये वाली रिपोर्ट भी अब आपको पता ही है, समझ गए होगे कि 26 में लेट तक ही आएगी, तब तक आपका एग्जाम ऑलरेडी हो चुका होगा। ठीक है, तो इसलिए हमको यही वाली रिपोर्ट पढ़नी है। तो 21 दिसंबर 2024 को इसको रिलीज किया गया था। अब यहीं से अगर हम बात करें कि हर 2 साल में रिपोर्ट आती है तो कौन से नंबर की रिपोर्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हर 2 साल में रिपोर्ट आती है, तो ये जो रिपोर्ट थी 2023 वाली वो 18th नंबर की थी। कौन से नंबर की थी वो? 18th नंबर की थी। तो 18th नंबर की जो रिपोर्ट थी वो 2023 वाली थी। और स्टार्ट कब से हुई थी रिपोर्ट? सबसे पहले कब रिलीज किया गया था इसको? 1987 में। तो 1987 से हर 2 साल में क्या आती है? फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो रिलीज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। असली अगर हम देखें इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन थे? श्री भूपेंद्र सिंह। इन्होंने देहरादून इंस्टीट्यूट से इस रिपोर्ट को रिलीज किया था। कौन से नंबर की रिपोर्ट है? 23 वाली 18th नंबर की ये रिपोर्ट है। कब से स्टार्ट हुई थी? 1987 से ये स्टार्ट हुई थी। अब यहीं पे अगर ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो FAO की रिपोर्ट है, क्या है FAO? जो हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी थी, याद करो। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे था इसका हेडक्वार्टर? रोम, इटली में था। ठीक है, तो यहाँ पे FAO की जो रिपोर्ट थी उसमें ये देखा गया कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया वर्ल्ड में कहाँ पे है? रशिया फेडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे है एट द फर्स्ट प्लेस। एंड इंडिया जो है टोटल 2%, मतलब कौन से नंबर पे था? 10th प्लेस पे था। तो पहले प्लेस पे रशिया फेडरेशन और उसके अलावा इंडिया कौन से नंबर था? ओवरऑल जितने भी फॉरेस्ट एरिया है उसके अकॉर्डिंग 10th नंबर पे था। देखो, एक होता है ट्री कवर और एक होता है फॉरेस्ट कवर। क्या डिफरेंस होता है ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में? बहुत बढ़िया। ट्री ट्री होता है, फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट फॉरेस्ट। ट्री से फॉरेस्ट बन जाता है, तो उसमें भी तो ट्री है ना। ऑनलाइन में तो आंसर दे दिया, वेरी गुड। हाँ, तुम लोग दो अब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मतलब वो ट्री कवर हो गया, सिर्फ सागौन सागौन, बाकी सब ट्री नहीं है, सिर्फ सागौन ट्री है। वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है तो वो ट्री हो गई, और बाकी बेचारे
अच्छा हाँ बताओ बताओ, बहुत बढ़िया। कैसे डिक्लेयर करोगे किसी एरिया को कि वो फॉरेस्ट एरिया? ट्री तो कहीं भी हो सकती है, फॉरेस्ट में हमने क्या। चलिए यहाँ चले जाओ, यहाँ पे थोड़ी दूर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कम कर देते हैं, खाली प्लॉट पड़ा होगा उसको फॉरेस्ट बना देना। तो वो तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या फिर बायोस्फीयर रिजर्व, वहाँ पे ऐसे तो फॉरेस्ट तो नहीं है वो। अच्छा, घनत्व कम हो, कैनियन कम हो, कैनोपी, कैनोपी कम घनत्व ज्यादा होगा तो क्या बोलते हैं, या कम होगा, ये बताओ पहले तो तुम। घनत्व क्या होता है? तो घनत्व ज्यादा होगा ना। देखो किसी भी एरिया में जहाँ पे ट्रीज जो हैं, ठीक है, जो कैनोपी फॉर्म करती है, मतलब ट्रीज के पास में जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो, और कैनोपी, कैनोपी समझते हो क्या होता है? पेड़ जो हैं आपस में एक दूसरे से मिलते हैं एक हाइट के बाद, ठीक है, क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहां पे पास पास में पेड़ होंगे, तो कैनोपी जो है बेसिकली उसकी डेंसिटी जो है, ट्री की जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होंगी और वो प्रॉपर कैनोपीज फॉर्म करती है, उस एरिया को क्या डिक्लेयर किया जाता है? फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाता है। ऐसे तो ट्री आपको बहुत सारी जगह दिखेंगी, ठीक है, और पर्टिकुलर अलग अलग जो ट्रीज होती हैं, ठीक, उसको फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट का जो एरिया है उसके अलावा जो अलग से ट्रीज होती हैं उनको किस में रखा जाता है? ट्री कवर में, ना कि ऐसे कि सागौन की रख ली बस। कोई भी ट्री जो होगी वो ट्री कवर के अंदर इंक्लूड होगी, ठीक है, तो उसका बस दोनों में डिफरेंस क्या है? डेंसिटी का डिफरेंस है, ठीक, कैनोपी फॉर्मेशन का डिफरेंस है। कैनोपी समझ गए ना, कैनोपी क्या होता है? कोई है? सिर्फ एक, जैसे भोपाल में भी है तो क्या सिर्फ इतनी सी जगह पे है ना, वो पूरी एक पर्टिकुलर हेक्टेयर एरिया जो है वो उसके लिए कुछ डिसाइड करते हैं, शायद 10 हेक्टेयर ऐसा कुछ रहता है या 1 हेक्टेयर, उस पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर जो डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग फिर उसको है फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या हेक्टेयर्स में है वो, सिर्फ दोनों तरफ साइड में लगे, ग्रीन मफलर हो गया वो तो। फिर क्या फर्क रह गया ग्रीन मफलर में और फॉरेस्ट फॉरेस्ट में? नर्सरीज का एरिया हेक्टेयर्स हेक्टेयर्स में होता है, उसको वो शायद अप्रोक्सीमेटली 10 हेक्टेयर्स के आसपास रहता है, उस एरिया के अंदर जो है डेंसिटी ज़्यादा होती है, या 1 हेक्टेयर ऐसे, मतलब कुछ हेक्टेयर्स में ही रहता है, 1 to 10 हेक्टेयर्स के बीच में, उसमें वहाँ पे डेंसिटी जो है उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में प्रॉपर डेंसिटी, कैनोपी फॉर्मेशन करना चाहिए ट्रीज, तो उसको फिर हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं? फॉरेस्ट। देखो ट्री तो ऐसी बहुत सारी जगह मिलेगी क्या, लेकिन जहाँ पे हर जगह ट्री लगी है वहां को हम फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? ऐसे तो फिर भोपाल पूरा ही फॉरेस्ट एरिया हो जाएगा, पूरे भोपाल में है ना ट्री तो, लेकिन ट्री कवर है वो। फॉरेस्ट जो है वो पर्टिकुलर एक कुछ हेक्टेयर्स एरिया में जहाँ पे ट्रीज जो है उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है और कैनोपी फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, उस एरिया को क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे है कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र, टोटल फॉरेस्ट एंड, अगर हम टोटल की बात करें जिसमें हम फॉरेस्ट भी इंक्लूड कर रहे हैं और ट्री कवर को भी इंक्लूड कर रहे हैं, किस किस की बात कर रहे हैं? फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2023 की रिपोर्ट जो थी हमारी, इसके अकॉर्डिंग टोटल कितना एरिया ऐसा है जो फॉरेस्ट कवर के भी अंदर आ रहा है और जो ट्रीज को भी कवर कर रहा है, तो कितना? 8,27,356.95 ठीक है, तो इतना एरिया जो है किस किस के अंदर आता है? फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, ठीक है। यहीं पे अगर परसेंटेज की बात करें कि भारत का जितना क्षेत्र है, ठीक है, उसमें कितना प्रतिशत फॉरेस्ट और ट्री कवर है, तो कितना है हमारे यहाँ? 25.17%। कितना है? 25.17%। अब आपको ये तो ठीक है, लेकिन याद क्या रखना है मेनली? ये परसेंटेज, कितना परसेंट? 25.17। तो पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे भारत में 2023 की जो रिपोर्ट है या 18th फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कितना प्रतिशत ट्री कवर के अंदर आता है, तो कितना आता है?
25.17% जो है वो इसके अंदर आता है। यहीं पे अगर इसको हम, क्या डिस्कशन चल रहा है इतना? फॉरेस्ट मैंने अभी बताया, जैसे कोई देखो डेंसिटी ऑफ ट्रीज से फॉरेस्ट बनेगा। एक मान लो पर्टिकुलर 1 हेक्टेयर की कोई जगह है, ठीक है, वहां पे अब ऐसा नहीं कि इतनी सी जगह में 4 पेड़ लगा दिए और वो फॉरेस्ट बन जाएगा। 1 हेक्टेयर की 1 to 10 हेक्टेयर्स के बीच में रहती है कुछ जगह, तो उस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, जो ट्रीज हैं उनकी डेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है, और आपस में वो कैनोपीज फॉर्म करनी चाहिए, ठीक है, तो उस एरिया को क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? फॉरेस्ट। ट्री तो कहीं भी हो सकती है बेटा, ट्री का परसेंटेज तभी तो ज्यादा होगा। अभी तो बोला डेंसिटी, डेंसिटी का क्या मतलब होता है? घनत्व। जो ट्रीज है वही तो आसपास में पास में होंगी ना, तभी तो कैनोपीज का फॉर्मेशन करेंगी। एक बात बताओ, एक ट्री वहां पे है, एक नगर के बाहर है, क्या कैनोपीज फॉर्म कर पाएंगी? क्या उनके बीच में आपस में डेंसिटी है? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घनत्व की बात कर रहे हैं कि पास पास में हो ट्रीज, ठीक है, ट्रीज पास में होगी तभी तो कैनोपीज का फॉर्मेशन करेंगी ना। अगर इतने इतने से प्लांट लगे रहेंगे, कैनोपी बना लेंगे क्या? ट्रीज अच्छी बड़ी ट्रीज होनी चाहिए, कैनोपीज का फॉर्मेशन होना चाहिए, डेंसिटी वहां पे होनी चाहिए, तो फिर हम उसको क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। ट्रीज तो कहीं भी हो सकती है, आप अभी जाओगे साइड में कहीं भी ट्री मिल जाएगी, ठीक है, तो वो ट्री कवर अलग होगा और फॉरेस्ट कवर अलग होगा। अभी समझ आया सभी को? ठीक है, तो इस यही हम देख रहे थे, टोटल फॉरेस्ट कवर का कितना परसेंट? 25.17%। क्या हुआ आंचल? ऑल गुड? ठीक है नेक्स्ट है फॉरेस्ट कवर, ठीक, तो वनावरण का क्षेत्रफल, फॉरेस्ट कवर एरिया। अब सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें, देखो कुछ भी क्या ही याद करना है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है वो सारा फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है ना, पूरा फॉरेस्ट उनके ही डिपार्टमेंट में होता है। तो फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है? 7,15,342.61 किलोमीटर्स। वहीं पे अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें परसेंटेज में, तो परसेंटेज में हमारा फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.76%। कितना? 21.76। 25 टोटल था, 21.76% क्या हो गया? फॉरेस्ट कवर। बचा कितना? 3.4%। तो क्या हो जाएगा? वो ट्री कवर हो जाएगा। ये टोटल था, ये हमने एक देख लिया 21.76%, बाकी बचा कितना? 3.4%, 41%, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा ट्री कवर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना है? 25.17%। ट्री कवर कितना है? मैंने ट्री कवर पूछा है 3.41%, और फॉरेस्ट कवर 21.76%। अभी आया समझ सभी को? ठीक है नेक्स्ट आ जाएगा श्रब, या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं? झाड़ियाँ, ठीक, तो झाड़ियाँ कितनी है हमारे यहाँ? 1.33% या फिर 43,622.64। फिर गैर वन नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है? 73.50। ठीक, फिर उसके बाद भौगोलिक क्षेत्र कितना है हमारा? वो तो 100%, उसी में से फिर डिवाइड कर दिया। आप तो क्या याद रखो, सिर्फ ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर कितना? 25.17%। और एक याद रख लो, फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.76%। बचा कितना? 3.4%। तो वो क्या हो जाएगा? ट्री कवर हो जाएगा। देखो लास्ट रिपोर्ट हम देख रहे हैं अभी 23 वाली। 23 के पहले रिपोर्ट का कौन सी रिपोर्ट आई होगी? 21 वाली, क्योंकि हमने देखा हर 2 साल में एक रिपोर्ट जो है वो आती है, ठीक है। तो 21 वाली रिपोर्ट 22 में आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करें कि 21 से 23 की रिपोर्ट के बीच में क्या चेंजेस आए। फॉरेस्ट रिपोर्ट देख रहे हैं तो फॉरेस्ट या तो वृद्धि होगी या फिर उसमें कहीं ना कहीं कमी हुई होगी। तो यहाँ पे वन आवरण, वृक्ष आवरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि, तो यहाँ पे ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर जो है उसमें वृद्धि कितनी हुई? 0.17%। कितनी परसेंट की वृद्धि हुई?
0.17। देखो अभी हम कितना देख रहे हैं, 25.17% है इस बार, मतलब पिछले बार कितना रहा होगा, 25%। ठीक, पिछले बार कितना रहा होगा, 25%, क्योंकि वृद्धि कितनी हुई, सिर्फ 0.17% की जो है उसका इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे। फिर यहीं पे अगर हम वन आवरण फॉरेस्ट कवर की बात करें तो फॉरेस्ट कवर जो है वो कितना परसेंट बढ़ा, 0.021%। कितना बढ़ा, 0.021% बढ़ा सिर्फ। और यहीं पे अगर हम वृक्ष आवरण की बात करें तो ये कितना बढ़ा, 1.16%। मतलब ओवरऑल अगर वृद्धि की बात करें तो सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हुई, ट्री कवर में, वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 1.16%। और अभी है कितना ट्री कवर, 3.41% है। ठीक है, और इसमें से माइनस कर दो, मत करो, इतना याद रख लो कितनी वृद्धि हुई है, 1.16% की। और ठीक 0.021% किसकी इंक्रीज, क्या इंक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया वाइज भी जो लिखा है वो यहाँ पे लिख दिया कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसमें एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, 156.41% का इंक्रीमेंट हुआ है फॉरेस्ट कवर में, जो कि कितना प्रतिशत है ओवरऑल का, 0.021% है, जो कि 156.41 किलोमीटर्स। वहीं पे वृक्ष आवरण की बात करें तो 1289 किलोमीटर्स जो है वो बढ़ा है यहाँ पे। और ओवरऑल कितना बढ़ा है, कितने किलोमीटर्स में कितना बढ़ा है ओवरऑल, 1445.81 किलोमीटर्स, जो कि कितना प्रतिशत है, 0.17। कितना है, 0.17%। अब यहीं पे बात करें किस स्टेट में सबसे ज्यादा ट्री एंड फॉरेस्ट कवर होगा, तो सभी को पता है आपको, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाधिक वन आवरण और वृक्ष आवरण क्षेत्रफल वाले शीर्ष राज्य, तो जो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर जिसमें ज्यादा है। ठीक है, ओवरऑल कितना था, 25.17। तो उस ओवरऑल में जो 25.17 है उसमें अगर हम स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर कहाँ पे मिलेगा, मध्य प्रदेश में। कितना है, 85,723.58 किलोमीटर्स। ठीक है, 85,723.58 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे, मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है, फॉरेस्ट और ट्री कवर मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में और महाराष्ट्र में। और मध्य प्रदेश में कितना है, 85,723.58 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो क्या है, फॉरेस्ट और ट्री कवर है मध्य प्रदेश में। ये तो हो गई कि यहाँ पे जो है क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। फिर यहीं पे नेक्स्ट हम बात करें सर्वाधिक वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। देखो पहले से जहाँ पे ओवरऑल सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो हमने देख लिए। वृद्धि का मतलब इस बार हमने देखा इंक्रीमेंट हुआ कितना परसेंट का, 0.17% का। तो अब कोई तो एरिया हुआ होगा ना जहाँ पे पहले से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट अगर देखा गया जो फॉरेस्ट कवर का या फॉरेस्ट और ट्री कवर को मिला के, तो कौन से स्टेट में देखा गया, वो छत्तीसगढ़। समझ आ रहा है क्या, वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, ये समझ आया कि किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल जिसमें एरिया में वृद्धि हुई। ठीक, तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसने शो की, छत्तीसगढ़ में। लेकिन सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर है कहाँ पे, एमपी में। लेकिन वृद्धि कहाँ पे हुई सबसे ज्यादा, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है क्या, सभी को क्लियर है ना, हौच पौच मत कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि किस में देखी गई, हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में देखी गई। कितनी देखी गई वृद्धि, 683.62 किलोमीटर, 683.62 किलोमीटर। उसके बाद यूपी में वृद्धि देखी गई, उसके बाद उड़ीसा में और फिर राजस्थान में। तो
छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा और राजस्थान। छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा और राजस्थान। जबकि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। फिर इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा कहाँ पे? छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। रिपीट करो एक बार, छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा, राजस्थान। छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कितने किलोमीटर्स की वृद्धि हुई छत्तीसगढ़ में? 683.62 किलोमीटर्स। और मध्य प्रदेश में कितना एरिया था? 85,723.58 किलोमीटर्स स्क्वायर है ओवरऑल। ये हो जाता है कि जहाँ पे वृद्धि हुई फॉरेस्ट और ट्री कवर में। अब कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पे कमी हुई होगी। तुम लोग इसके नोट्स बना रहे हो, कैसे नोट्स बनाते हो दिखाना जरा। ठीक है, ऐसे ही बनाना है, 2 पार्ट में कवर करके। एक पेज में इतना ही लिखना है, एक पेज में पूरी रिपोर्ट आ जाए। ठीक है, इतना ही बनाना उसको कंसाइज करके, रिवाइज करने में इजी होगा वो। बाकी लोग भी बना लिया करो। शॉर्ट तो बना सकते हो ना, कभी अपन पढ़ रहे हैं फ्रिक्वेंटली रिवाइज करने के लिए। एक पेज पे, लेकिन ऐसे नहीं कि 4 पेज में हम पूरा ही लिख डाला हमने। ठीक है, सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट में की पॉइंट्स लिखने हैं, बाकी तो आपको पढ़ना है तो इससे भी पढ़ सकते हो। याद करने के बाद होता है ना कि हम एक पेज पे शॉर्ट पॉइंट्स हमने बुक में रख लिया या कहीं चिपका लिया कि तुरंत हम उसका रिवीजन कर सकें। एग्जाम के पहले बहुत काम आता है, क्योंकि देखो एग्जाम के एक दिन पहले बहुत घबराहट होती है, ऐसा लगता है ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। तो जब शॉर्ट नोट्स होते हैं तो फिर सिर्फ हम उनको स्क्रॉल करके दे। हाँ सही बात है, बनाते हो। हाँ, बनाया करो शॉर्ट नोट्स, सही रहते हैं। लास्ट में जो एक देखो, एक फाइल ले लेना जो आती है ना, एनवलप वाली फाइल आती है। ऐसे A4 साइज पेजेस लिया करो, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है एक एक पेज का बनाए और उस एनवलप में रख लिया। और लास्ट मतलब जो भी लगता है कि लास्ट टाइम पे हमको इसको देख के जाना है, उस एनवलप में रख लिया। और उसके बाद जब एग्जाम देने जाते हैं, बस वो एनवलप उठाया और जल्दी से सब रिवाइज कर लिया, तो उससे कॉन्फिडेंस भी आता है, सब रिवाइज हो गया। और फिर घबराहट भी नहीं होती ये छूट गया वो छूट गया। मतलब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमपी का आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर बहुत वास्ट है, तो उसको भी ऐसे ही करना। A4 साइज पेज लेना, ठीक, उस पेज को, एक पेज को 2 2 पार्ट में डिवाइड करना। बहुत छोटा छोटा लिखना कि जल्दी जल्दी पढ़ के और आप उसको 5 मिनट में रिवाइज कर सको एक पेज को, इतना। क्योंकि ये देखो, याद तो आपको पहले से ही करना पड़ेगा, एक दिन पहले तो सिर्फ रिवीजन होगा। और जब हम रिवीजन नहीं करते तो कुछ चीज़ें हम एग्जाम में रिवाइज ना करने की वजह से बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। होता है ना एग्जाम में, जैसे 2 ऑप्शन में ऐसा लगता है यार सुना सुना लग रहे हैं दोनों ऑप्शन, वो इसलिए होता है कुछ चीज़ें हम कभी कभी रिवाइज करना भूल जाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर से देखो आते ही हैं क्वेश्चन हर बार, तो आर्ट एंड कल्चर को बना लो ऐसे। एक पेज लिया, उसी में एक पेज पे ही 4 चीज़ें लिख ली, जो नाटक वगैरह है, ड्रामा है हमारे, जैसे 4 पार्ट में उसको भी डिवाइड करके। फिर ट्राइब अगर है तो एक एक 2 पेज में ट्राइब लिख लिया, ठीक है, शॉर्ट में उसको, तो उसको रिवाइज करने के लिए इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लिया करो। क्योंकि जब पढ़ते हो तब भी इजी हो जाता है उसको रिवाइज करना, मेन मेन पॉइंट्स को, और बाद के लिए भी वो इजी हो जाता है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, मत बनाना। अभी बनने लगे क्या सारे शॉर्ट नोट्स? ठीक है, वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी वाले, ठीक, तो सर्वाधिक कमी की बात करें, देखो सबसे ज्यादा क्षेत्र भी अपने पास ही है और कमी भी हमारे ही यहाँ हो रही है सबसे ज्यादा। सर्वाधिक वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, और कमी भी, अब ज्यादा है तो बहुत बढ़िया, ज्यादा है तो काटेंगे अब उसको, है ना, इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कमी हुई, कितनी? 612.41 किलोमीटर। ये बताओ, जब
जो हमारे मामा जी हैं शिवराज सिंह जी चौहान, पूर्व जो हमारे सीएम है, उनकी वजह से बढ़ रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि डेली एक प्लांट लगाते हैं वो। अब तो जो हमारे प्रेजेंट सीएम है वो भी लगाते हैं शायद पर डे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कम हो गए कितने, 612.41 किलोमीटर जो है उसकी कमी आई है। फिर उसके बाद कहाँ पे कम हुए मध्य प्रदेश के बाद? कर्नाटका में, फिर लद्दाख में, और फिर नागालैंड। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, लद्दाख और नागालैंड। देखो सबसे ज्यादा कहाँ पे है फॉरेस्ट और ट्री कवर? एमपी में, उसके बाद अरुणाचल, उसके बाद महाराष्ट्र। वेरी गुड, याद हो गए ना तुम लोगों को? चलो फिर से बोलो, मध्य प्रदेश, अरुणाचल और उसके बाद महाराष्ट्र। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा और राजस्थान। सबसे ज्यादा कमी एमपी में, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद लद्दाख और फिर नागालैंड। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, कर्नाटका, लद्दाख और नागालैंड, यहाँ पे क्या हुई है? सर्वाधिक कमी जो है वो देखी गई है। अब बात करेंगे कि रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट एरिया है, ठीक, तो अभी तक हमने फॉरेस्ट और ट्री कवर का देखा। अब हम किसकी बात करेंगे? फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे कि फॉरेस्ट कवर में कहाँ पे वृद्धि हुई और फॉरेस्ट कवर में कहाँ पे कमी हुई है। अभी तक हमने क्या देखा था? ट्री और फॉरेस्ट कवर दोनों को मिला के हमने देखा था कि वृद्धि सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में हुई और उसके बाद यूपी में हुई, और सबसे ज्यादा कमी कहाँ पे हो रही थी टोटल ओवरऑल में? मध्य प्रदेश में और उसके बाद कर्नाटका में। अब हम देखेंगे कि फॉरेस्ट कवर किसकी पर्टिकुलर बात करेंगे। फॉरेस्ट कवर कहाँ पे बढ़ा और कहाँ पे कम हुआ। तो फॉरेस्ट कवर जो सबसे ज्यादा जहाँ पे वृद्धि हुई वो कौन सा राज्य है? मिजोरम। तो फॉरेस्ट कवर की वृद्धि कहाँ पे हुई है? मिजोरम। कितनी? 192.92 किलोमीटर स्क्वायर। तो मिजोरम में क्या बढ़ा है? फॉरेस्ट कवर। क्या बढ़ा है मिजोरम में? फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्लूड हुआ है। हाँ, तो वो फॉरेस्ट कवर उसके ही आएगा ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। उसको मत पढ़ो, जो बोल रही हूँ वो सुनो पहले, ठीक है। फॉरेस्ट कवर का इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ है? मिजोरम में। उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद कहाँ पे वृद्धि हुई? उड़ीसा में। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे बढ़ा? मिजोरम। फिर कहाँ पे बढ़ा? कर्नाटका। उसके बाद पश्चिम बंगाल और झारखंड में 52.72 किलोमीटर स्क्वायर। हाँ, क्या डाउट है? क्या बता रहे हैं, मुझे भी बता दो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे वृद्धि हुई है? फॉरेस्ट कवर की, मिजोरम में। उसके बाद उड़ीसा और फिर कर्नाटका। क्या हो गया? मिजोरम, उड़ीसा, कर्नाटका, मिजोरम, उड़ीसा, कर्नाटका, मिजोरम, उड़ीसा, कर्नाटका। कुछ भी याद ना रहे तो सबसे ज्यादा पहला तो याद रख ही लेना, मिजोरम में सबसे ज्यादा क्या हुई है? वृद्धि हुई है। लेकिन किसकी? फॉरेस्ट कवर की। और टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर की वृद्धि कहाँ हुई थी? छत्तीसगढ़ में हुई थी। एमपी में तो कमी हुई है बेटा, बढ़ा है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। और सिर्फ अगर फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो वो कहाँ पे बढ़ा है? मिजोरम में। थोड़ा हौच-पौच लगेगा, आई नो, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कमी कहाँ पे हुई है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर में? त्रिपुरा में। कमी कहाँ पे हुई? त्रिपुरा में कमी हुई है। फिर उसके बाद तेलंगाना, फिर उसके बाद असम, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश और फिर गुजरात। तो इसमें भी पहला तो याद रखना ही है हमको, क्या है पहला? त्रिपुरा में सबसे ज्यादा कमी हुई है किसकी? फॉरेस्ट कवर की। लगभग कितना एरिया? 116.90 किलोमीटर स्क्वायर। और वृद्धि कहाँ पे हुई? मिजोरम में। तो फॉरेस्ट कवर की वृद्धि होती है मिजोरम में और कमी त्रिपुरा में होती है। फॉरेस्ट और ट्री कवर कहाँ पे? फॉरेस्ट और ट्री कवर पूछा है मैंने, कहाँ पे सबसे ज्यादा? एमपी में। उसके बाद फिर महाराष्ट्र।
फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा था इसके बाद, कमी और इसकी वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं मेरी साइड पे। तो यहाँ पे इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है, राजस्थान। फिर यहीं पे हम लिख लेते हैं डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है, मध्य प्रदेश में ही हो रहा है सबसे ज्यादा। उसके बाद कर्नाटका, फिर कहाँ पे हो रहा है, कर्नाटका। फिर उसके बाद लद्दाख और फिर नागालैंड। ये इतनी सी जगह में सारी इंफॉर्मेशन आ गई, फालतू का हौच पौच नहीं लिखना पड़ा, ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट एमपी, अरुणाचल और महाराष्ट्र। फिर उसके बाद इंक्रीज सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में, और फिर यूपी में, यहाँ पे डिक्रीज एमपी में और कर्नाटका में। फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा, फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर एक हमने देखा कि कहाँ पे बढ़ा और कहाँ पे कम हुआ। तो यहीं पे इसको हमने दो पार्ट में लिख दिया, इंक्रीज, और यहाँ पे नीचे हमने लिख दिया डिक्रीज। ठीक है, तो इंक्रीज कहाँ पे हो रहा था, मिजोरम में, और डिक्रीज कहाँ पे हो रहा था, त्रिपुरा में हो रहा था। ये हो गए। ठीक है, यहीं पे लगता है, तो शॉर्ट फॉर्म में अगर चाहते हो कुछ एमपी का, तो एमपी के नीचे एमपी का डाटा लिख लेना थोड़ा सा, एमपी एमपी वाला, मेन तो एमपी वाला लिख लेना है ना, कि कितना डिक्रीज हुआ, या एक एक लिख सकते हो, छत्तीसगढ़ का लिख लेना, यहाँ पे एमपी का लिख लेना। ओवरऑल हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट और ट्री कवर है कितना, 17 नहीं बेटा, पॉइंट के बाद 17। ठीक है, 25.17%। ठीक, और वृद्धि कितनी हुई थी पिछले साल से, 0.17, 1.17, 0.17% जो है उसकी वृद्धि हुई थी। फिर हमने यहीं पे देखा कि फॉरेस्ट कवर की अगर बात करें तो कितना फॉरेस्ट कवर, 1.76%। ठीक, तो इस तरीके से ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं हमको कि एक पेज में हमारी पूरी फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो आ जाए। ठीक है, बाकी देखो नोट्स तो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो, उसके पूरे नोट्स तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे, कभी डाटा लगता है तो आपको पूरा पढ़ना है तो उसी से पढ़ना। ये नोट्स किस लिए होते हैं, जब हमको सब याद हो गया तो हम फिर इससे रिवाइज कर सके एंड टाइम पे। अब देखो, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर के वन आवरण। देखो, एक फॉरेस्ट एरिया जो होता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आ गया, जो प्रॉपर रिकॉर्ड में है, और जो उनकी रिकॉर्ड के बाहर जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, ठीक, जैसे कुछ तो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ठीक, उसके बाहर जो फॉरेस्ट एरिया होंगे उसकी अगर हम बात करें, तो उसके बाहर जो फॉरेस्ट एरियाज होंगे वहां पे किसने इंक्रीमेंट किया और किसने डिक्रीज हुए कहाँ पे। तो यहाँ पे किस में इंक्रीज होगा, गुजरात में। देखो, फॉरेस्ट एरिया जो है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो होगा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आ रहा है वो हमने देख लिया अभी। तो फिर उसके बाद जो आउट ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के जो एरियाज होते हैं, एक तो गवर्नमेंट के अंदर कुछ फॉरेस्ट आते हैं और कुछ उसके बाहर भी, रिकॉर्ड के उनके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके बाहर भी जो कुछ फॉरेस्ट एरियाज होंगे वो किस में आ जाते हैं, वो रिजर्व्ड नहीं होंगे प्रॉपर, वो गवर्नमेंट के अंदर ही आ रहे हैं, वो ही पढ़ रहे हैं। और ये आउट ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है, हाँ, नहीं नहीं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर का वन आवरण, जैसे क्या ही कैसे समझाऊं, जो डिपार्टमेंट के अंदर आ रहे हैं। जैसे कुछ होते हैं ना कि प्राइवेट जो फॉरेस्ट एरियाज भी डेवलप कर लेते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री टाइप की जो हो जाती है, ठीक है, उसके बाहर जो फॉरेस्ट एरिया है, ठीक, गवर्नमेंट का जो एरिया, हाँ, वो जैसे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है जो उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर जो फॉरेस्ट एरियाज आते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे गुजरात उसमें टॉप पे है, और सबसे ज्यादा कमी कहाँ पे देखी गई, ये भी मध्य प्रदेश में। तो ज्यादा कहाँ पे इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ, गुजरात में, और कमी कहाँ पे हुई,
एमपी में, ठीक है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर जो फॉरेस्ट आ रहा है, ठीक है, जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है उसके जूरिसडिक्शन के बाहर जो फॉरेस्ट एरिया आते हैं वो किस में इंक्लूड होंगे, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर के फॉरेस्ट कवर में, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात और कमी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो फॉरेस्ट एरिया जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है जो जूरिसडिक्शन में आ रहा है उसके अंदर के जो फॉरेस्ट है वहां पे कहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ था, फॉरेस्ट, सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं, मिजोरम, और कमी कहाँ पे हुई थी, त्रिपुरा में। और उसके आउटसाइड जो फॉरेस्ट कवर है उसमें इंक्रीमेंट गुजरात में, और कमी कहाँ पे, एमपी में। इंक्रीज कहाँ पे, गुजरात, कमी कहाँ पे, एमपी में। इतना वैसे वो पूछेगा नहीं, लेकिन कमी एमपी में हो रही है तो हो सकता है वो पूछ लेगा। जहाँ जहाँ पे एमपी का डाटा आएगा वो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। ये हो गया हमारा फॉरेस्ट वाला डाटा। इसके बाद आता है, किसकी बात करेंगे, ट्री कवर की। यहाँ पे पहला इंक्रीमेंट कहाँ पे हो रहा था, कहाँ हुआ था इंक्रीज, गुजरात में, और डिक्रीज एमपी में। देखो एमपी में ओवरऑल भी फॉरेस्ट और ट्री कवर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर जो फॉरेस्ट कवर आएगा, ठीक, वहां पे भी मध्य प्रदेश में डिक्रीज हो रहा है। जबकि बढ़ कहाँ पे रहा है, गुजरात में। जबकि फॉरेस्ट कवर ओवरऑल जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है, रिकॉर्डेड एरिया के अंदर आता है, वहां पे इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है, मिजोरम में, और डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है, त्रिपुरा में। कितना था हमारा फॉरेस्ट कवर, 21.76। और तुमने क्या बताया अभी, क्या बताया था तुमने, मिक्सचर बता दिया था, क्या क्या मिश्रण था, ठीक है, फॉरेस्ट और ट्री कवर तुमने दोनों बता दिए थे। अब बात करेंगे हम किसकी, ट्री कवर बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वृक्ष आवरण या फिर ट्री कवर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण वाले राज्य कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में, और फिर उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण है राजस्थान में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, और उसके सॉरी राजस्थान में, और फिर यूपी में। तो कौन सा है पहला, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी। किसकी किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, किसकी, ट्री कवर की बात करें, वृक्ष आवरण, वन आवरण नहीं, क्या है ये, वृक्ष आवरण। वन आवरण तो हमने पढ़ लिया ना, एक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में कहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था, मिजोरम, और डिक्रीज कहाँ पे हो रहा था, त्रिपुरा। आउटसाइड रिकॉर्डेड एरिया गुजरात, और कम मध्य प्रदेश। और ये क्या है अब, ट्री कवर है, ठीक है। इतने कंफ्यूज क्यों रहते हो तुम, ट्री कवर है, ठीक है। वृक्ष आवरण है महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी। महाराष्ट्र जो है इसमें कितना क्षेत्रफल है ट्री कवर के अंदर, 14,524 किलोमीटर स्क्वायर। कितना, 14,524.88 किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान में 10,841.12 किलोमीटर। ये सब याद नहीं करने हमको है ना, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं तो देख लो कितना है, 14,524, फिर राजस्थान में, और उसके बाद यूपी में। अब यहाँ पे स्टेट विथ फॉरेस्ट कवर आने की संभावना, अगर आ गया तो फिर तुम ही बोलना मैडम आपने पढ़ाया ही नहीं था। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे तो पूरी पढ़ना पड़ेगी ना उसको।
कुछ भी दे सकता है वो। ठीक है, स्टेट विथ हाईएस्ट ट्री कवर इंक्रीज बाय एरिया कंपेयर टू ISFR 2021। जो 2021 की देखो, अभी हमने जो देखा वो ट्री कवर सबसे ज्यादा कहाँ पे देखा, महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में और फिर यूपी में। लेकिन अगर हम कंपैरेटिव बात करें कि 2021 के बाद जो 23 वाली रिपोर्ट है, ठीक, 21 के बाद जो 23 वाली हमारी रिपोर्ट है, उसमें 21 के बाद से किन एरियाज में ट्री कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो ट्री कवर कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में। और ओवरऑल आपने देखा कि हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है वो भी सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ था, छत्तीसगढ़ में। और ट्री कवर भी कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में ओवरऑल में भी इंक्रीज हुआ है और ट्री कवर भी जो है वो इंक्रीज हुआ है। लास्ट वाली रिपोर्ट से कंपेयर करें तो छत्तीसगढ़ में कितना इंक्रीज हुआ है, 702.75। उसके बाद कहाँ इंक्रीज हुआ है, राजस्थान और फिर यूपी में। ठीक है, तो देखो ओवरऑल भी राजस्थान यूपी सेकंड नंबर पे है और इंक्रीज वाले में भी राजस्थान और यूपी सेकंड नंबर पे। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वृक्षावरण। ठीक है, वृक्षावरण सबसे ज्यादा कहाँ पे था, रुक जाओ तुम बताओ। हाँ तुम तो ये क्या था, ट्री कवर था। ठीक है, अब यहीं पे बात करें, ट्री कवर जो है इंक्रीज कहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ, इंक्रीज कहाँ पे हुआ है, छत्तीसगढ़ में, उसके बाद राजस्थान और यूपी। ठीक है, तो एक डाटा याद कर लो कि ओवरऑल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। और अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन बात करें कि इंक्रीज कहाँ पे हुआ है, तो कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, छत्तीसगढ़ में इंक्रीज हुआ है। उसके बाद दोनों डाटा सेम है, राजस्थान और यूपी। अभी क्लियर है, सब क्लियर है, क्लीन एंड क्लियर दिमाग में भी ये हमने देखा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कि एरिया कहाँ पे ज्यादा है। अब किसी राज्य का या यूटी का एरिया ही छोटा हो, ठीक, और लेकिन वहां पे फिर भी उस एरिया के अकॉर्डिंग वहां पे फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया के अकॉर्डिंग ज्यादा है, तो वो कौन सी जगह होगी, तो परसेंटेज वाइज देखेंगे उसके अकॉर्डिंग। मतलब जैसे मध्य प्रदेश का और लक्षद्वीप का एरिया क्या सेम है, नहीं है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखेंगे कि जितना उस यूटी स्टेट में जितना परसेंटेज एरिया है, उस परसेंटेज एरिया में भी फॉरेस्ट कितना परसेंट है। किसकी बात कर रहे हैं, फिर बताओ बताओ, मैंने क्या बोला अभी, क्या रिपीट करा, क्या समझ आया जो मैंने बोला था अभी, क्या, हाँ बता रहे हो क्या, दिव्यांश बताएगा, हाँ बताओ दिव्यांश। एरिया छोटा होगा तो परसेंटेज ज्यादा ही होगा। हाँ, अब सही बोलो कि अगर कम एरिया में भी ज्यादा फॉरेस्ट है, ठीक है, तो वो परसेंटेज वाइज तो ज्यादा होगा, लेकिन अब एरिया ही छोटा है वो, ठीक है, और उसमें भी फॉरेस्ट एरिया, तो वो ओवरऑल भी छोटा ही हो जाएगा। मध्य प्रदेश का तो एरिया ही बड़ा है, और लक्षद्वीप से अगर कंपेयर करोगे तो परसेंटेज में हो सकता है लक्षद्वीप का ज्यादा हो, लेकिन एरिया वाइज तो मध्य प्रदेश का ही ज्यादा होगा। आया समझ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ज्योग्राफिकल एरिया परसेंटेज वाइज, ठीक है, तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कहाँ पे परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा होगा, ट्री कवर लक्षद्वीप में। ठीक, तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा सॉरी फॉरेस्ट कवर जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, लक्षद्वीप में। कितना, 91.33%। अब ये जो 91.33% है उस लक्षद्वीप के एरिया में, लक्षद्वीप का जितना टोटल एरिया है 100% उसका एरिया है, उसके 91.33% में क्या है, फॉरेस्ट कवर है। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं, लक्षद्वीप की। कहाँ है लक्षद्वीप, ये रहा साउथ वेस्ट। ठीक, साउथ ईस्ट नहीं, साउथ वेस्ट। देख लो मैप पे, देख लो वो बना है, क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड है। आइलैंड ग्रुप्स में से क्या, कितने आइलैंड ग्रुप है हमारे इंडिया में, हाँ सही, हाँ सही तो बोल रही है, दो ही है ना आइलैंड ग्रुप, कौन कौन से, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप और दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप।
तो यहाँ पे लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप का 91.33% एरिया जो है वहां पे फॉरेस्ट कवर है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे मिजोरम, मिजोरम में कितना 85.34%, कितना 85.34% फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है यहाँ पे, वन आवरण की, किसकी बात हो रही है, परसेंटेज की बात हो रही है। जबकि हमने देखा था एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन कौन सा था फॉरेस्ट कवर में, हाँ एमपी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की जो हमने बात की थी वहां पे। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में अगर हम देख रहे हैं सिर्फ फॉरेस्ट कवर की, तो लक्षद्वीप और उसके बाद मिजोरम और उसके बाद है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 81.62%। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कावरत्ती, ठीक, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कावरत्ती। देखो वो लिखा है, देखो उधर मैप लगा है ना, दिख रहा है सभी को, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स बने हैं वहां पे। लेकिन सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप कौन सा है, अंडमान है लक्षद्वीप, अंडमान सबसे बड़ा है और उसके बाद आता है लक्षद्वीप। डाटा मत याद नहीं है मुझे भी टोटल एग्जैक्ट कितने हैं। हाँ वो लक्षद्वीप में ही है, सबसे ज्यादा है अंडमान एंड निकोबार में, छोटे छोटे से आइलैंड बने हैं वहां पे। नेक्स्ट है स्टेट विथ हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक। अब स्टॉक का मतलब क्या है, कार्बन स्टॉक, किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कार्बन स्टॉक, तो फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में ज्यादा है, फिर तो यही होना चाहिए सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक। अच्छा, पोल्यूशन से कार्बन स्टॉक का क्या है, वो तो पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, इतना सारा ट्री कवर है। देखो फॉरेस्ट में हम सिर्फ क्या काउंट करते हैं, ट्रीज वगैरह जो है उसको काउंट करते हैं। जबकि जो हमारा कार्बन स्टॉक होता है, ठीक है, कार्बन स्टॉक में जितना भी कार्बन है, ठीक, जितना भी कार्बन इमिशन हो रहा है उसकी कितनी कैपेसिटी है, ठीक, उस एरिया की कितनी कैपेसिटी है उस कार्बन को एब्जॉर्ब और स्टोर करने की। किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब और स्टोर करने की। तो किन कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कार्बन को एब्जॉर्ब और स्टोर कर रही हैं, उस कैपेसिटी को दर्शाता है। तो उसमें सिर्फ ट्री नहीं आते, ट्रीज भी आते हैं, उसके अलावा बायोमास भी आता है, उसके अलावा सॉइल जो है वो भी आएगा, ठीक, ये सभी जो और जो भी वुड वगैरह जो होती हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी कार्बन का एब्जॉर्प्शन और स्टोर कर सकता है वो सभी किस में इंक्लूड होते हैं, कार्बन स्टॉक में इंक्लूड होते हैं। जबकि फॉरेस्ट और ट्री कवर में हम सिर्फ पर्टिकुलर फॉरेस्ट में जो ट्रीज होती हैं उनकी बात करते हैं, उसका जो क्षेत्रफल है कि कितना क्षेत्रफल है या एरिया जो है उसमें कितनी ट्रीज लगी हुई हैं, ठीक, उस एरिया को काउंट करते हैं। और कार्बन स्टॉक में उन सारी चीज़ों को भी हम इंक्लूड करते हैं जो कार्बन का एब्जॉर्प्शन और उसका स्टोरेज करती हैं। आया समझ सभी को, पक्का, हाँ बताओ क्या बताया मैंने, रिपीट करूँ, प्रदूषण छोड़ो, कार्बन की बात करो सिर्फ अभी, हाँ। हम्म, कितना स्टोर और एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सिर्फ उस एरिया की कार्बन नहीं, ओवरऑल सिर्फ कार्बन की बात करेंगे कि कितनी कैपेसिटी है उस जगह की कि वो कार्बन को एब्जॉर्ब और स्टोर कर सकता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज जो है कार्बन का, सिर्फ ट्री जो है ट्रीज वगैरह नहीं आएगी उसमें, ट्रीज भी आएंगी, सॉइल भी आएगा, ठीक, बायोमास जो है वो भी आएगा, ठीक है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो वुड वगैरह जो होगी वो सब भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। कुछ डाउट है, हाँ पूछो, ये डाउट है, ये कैसे टैप होता है इधर से, कहाँ से, ब्राइटनेस ज्यादा
लग रही है क्या आज तुमको इसकी? डेली तो इतनी होती है। आता हो किसी को आ रहा हो करना, तो मेरे से तो नहीं हो रहा वो, कभी कभी अचानक ही हो जाता। कैसे हो? अरे जल्दी आओ इधर, टाइम वेस्ट मत करो। वो नहीं हो रहा, कभी वो धोखे, हाँ देखो अब हो गया। इतना ठीक है। ठीक है इतना। ठीक है, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है? ऑनलाइन वालों को दिख रहा है ना क्लियर? ऐसे नहीं तो वो लाइन लाइन आने लगती ना बीच में ठीक है, ऐसे बीच में वो ऐसे लाइन लाइन जैसे तो कुछ नहीं आ रहा ना, क्लियर दिख रहा है ना? चलो ठीक है, आएगी तो बता देना। ठीक है, स्टेट विद हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक। तो ग्रोइंग स्टॉक में सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश, कितना? 457.83 मिलियन मैट्रिक स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है कार्बन स्टॉक जो है उसको हम मिलियन जो मैट्रिक टन्स है उसमें मेज़र करते हैं, जबकि जो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है उसको हम किलोमीटर्स में मेज़र करते हैं। फिर यहीं पे अगर हम दूसरी बात करें तो उत्तराखंड में है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में, और फिर आता है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो स्टेट विथ हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक, तो सबसे ज़्यादा स्टॉक अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड में, फिर छत्तीसगढ़ में, और फिर मध्य प्रदेश में। ये देखो मैंने डाउट इसलिए पहले ही क्लियर कर दिया, नहीं तो तुम लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन आता कि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, तो फिर मध्य प्रदेश क्यों नहीं है? तो यहाँ मैट्रिक टन्स के अकॉर्डिंग जो है उसको नाप रहे हैं, जबकि हम फॉरेस्ट एरिया और कवर किस में नापते हैं? किलोमीटर स्क्वायर एरियाज में हम उसको मेजर करते हैं। और यूटीज की बात करें तो मोर देन 33% ऑफ देयर जो एरिया, जोग्राफिकल एरिया है अंडर फॉरेस्ट कवर, वो किस वहाँ पे क्या है? कार्बन स्टॉक है। यूटीज की अगर बात करें तो यहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है स्टॉक? अरुणाचल प्रदेश में। अब यहीं पे यूटीज की हमने बात करी कि 33% की, तो इसमें से जैसे मिजोरम, अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर हैव मोर देन 75% फॉरेस्ट कवर। ठीक, तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर हो गया ये। द ग्रोइंग रेट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। आप तो मेन मेन चीजें याद रखो। क्या याद रखना है आपको? कि फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है हमारा टोटल? 25.17। भूल गए इतनी जल्दी? फिर उसके बाद फॉरेस्ट कवर 21.76 और ट्री कवर 3.41%। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा कहाँ पे था? मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। फिर यहीं पे हमने इंक्रीमेंट की बात की कि तो ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा, फिर यूपी में, उड़ीसा में, राजस्थान में। डिक्रीज कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में डिक्रीज हो रहा था, फिर कर्नाटका में, लद्दाख में और नागालैंड में। यहीं पे अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें तो फॉरेस्ट कवर रिकॉर्डेड जो है, ठीक है, उसके अंडर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट मिजोरम में, और डिक्रीज कहाँ पे हो रहा था? त्रिपुरा में। फिर आउटसाइड रिकॉर्डेड एरिया गुजरात में, और यहाँ पे डिक्रीज कहाँ पे हुआ? एमपी में डिक्रीज हुआ। ट्री कवर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, और फिर उसके बाद यूपी में। जबकि इंक्रीज कहाँ पे हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में? छत्तीसगढ़, राजस्थान और यूपी में। कब से चालू हुई थी फॉरेस्ट रिपोर्ट? 1987, और हर 2 साल में इसको रिलीज किया जाता है। कौन से नंबर की रिपोर्ट है? 18वें नंबर की, 18th नंबर की ये रिपोर्ट है। अब सिर्फ बांस की अगर बात करें हम, ठीक है, देश 1,54,670 किलोमीटर स्क्वायर टोटल। अगर सिर्फ बेम्बू कवर की बात करें तो बेम्बू कवर कितना है हमारा?
1,54,670 किलोमीटर स्क्वायर। और पिछले साल की तुलना में यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई? 5,227 किलोमीटर स्क्वायर जो है उसमें बैम्बू जो है बांस के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। बांस के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य, अब बांस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में सब पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो बैम्बू कवर है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें एरिया के अकॉर्डिंग, तो एरिया के अकॉर्डिंग बांस का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है और फिर उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। ये देखो ओवरऑल ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में भी यही थे, और सेम तीनों मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में बैम्बू कवर भी सेम रेंज में है। ठीक है, तो जहाँ पे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर लिखा है आपने वहीं पे ब्रैकेट में लिख लो बैम्बू कवर, तो आपके दोनों डाटा एक साथ याद हो जाएंगे, अलग से उसको लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन अपन ने तो उसी में लिख लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, जहाँ पे आपने ट्री और फॉरेस्ट कवर लिखा था वहीं पे ब्रैकेट में बैम्बू कवर लिख लेना। क्या यूज है बैम्बू का, बांस का क्या यूज? कागज बनाने में, और हाँ ठीक है, टेम्पररी जो हाउसेज होते हैं शेल्टर बनाने में यूज किया जाता है। और किस में यूज होता है? हाँ क्या बनाने में? ऑनलाइन में क्या आंसर दिया? अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में भी हम यूज करते हैं ना, सपोर्ट के लिए यूज किया जाते हैं पूरे, और सेंटिंग वगैरह में भी यूज करते हैं। और क्या यूज है बैम्बू का? डेकोरेशन में यूज किया जाता है। हाँ, और बताओ जल्दी। हाँ हाँ, खाने में भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं खाने में? सब्जी बनती है उसकी ना, वो जो सॉफ्ट वाला बैम्बू रहता है, तो उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। और क्या बनता है उसका? पिकल वगैरह भी बनते हैं, फूड आइटम्स। पता है आपको बैम्बू बांस का अचार भी बनता है। क्या है? रिपीट करो फिर से, क्लियर वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ ठीक है, हाँ वर्शिप की जाती है बेसिकली। ट्राइब्स जो है उसमें जो उसको सैग्रेड प्लांट की तरह वर्शिप भी किया जाता है बैम्बू को। ठीक है, तो पिकल वगैरह भी मिलता है इसका, आप सब्जी भी बना सकते हो, फूड आइटम्स में भी यूज कर सकते हो। और कहाँ पे यूज है बैम्बू का? टोकरी बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, टोकरी बनाते हैं। वो देखा होगा वो जो पर्दे वगैरह भी कुछ बैम्बू उसके। हाँ, लेडर्स वगैरह बनती है, फिर चटाई वगैरह भी बनती है ना कुछ बैम्बू की, झाड़ू वगैरह भी बनते हैं। तो बहुत सारे यूज है बैम्बू के। हाँ, गांव में बनता है ना, उसके रेशे निकाल के बैम्बू की बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं वो सब भी बना लिए जाते हैं। देखो सबसे ज्यादा बैम्बू कहाँ पे था? मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में। लेकिन अगर वृद्धि की बात करें, हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वृद्धि की बात करें, तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई? अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद वृद्धि कहाँ पे हुई? मध्य प्रदेश में। तो वृद्धि अरुणाचल प्रदेश, वृद्धि हमेशा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखी जाती है। तो लास्ट ईयर 21 वाली रिपोर्ट थी, उसके कंपैरिजन में 23 में बैम्बू का जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई वो अरुणाचल प्रदेश में हुई, उसके बाद कहाँ पे हुई? मध्य प्रदेश में। लेकिन ओवरऑल अगर बैम्बू कवर की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? एमपी में है का स्थान है। इसी तरह कर्नाटका में बांस के क्षेत्रफल में सर्वाधिक 1290 किलोमीटर की कमी हुई। अरुणाचल प्रदेश में हुई, और कमी कहाँ पे हुई? कहाँ पे कमी हो रही है? कर्नाटका में। ठीक है, तो कर्नाटका में कमी हो रही है और वृद्धि अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। और उसके बाद कमी कहाँ पे होगी? मणिपुर में। वृद्धि कहाँ कहाँ पे? अरुणाचल में और मध्य प्रदेश में। पहले नंबर पे अरुणाचल में, फिर मध्य प्रदेश में। वहीं पे कमी की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक कमी कर्नाटक में, और उसके बाद मणिपुर में। फिर बात करेंगे मैनग्रूव कवर की। मैनग्रूव्स क्या होते हैं? जो कोस्टल एरिया में जो ट्रीज लगी रहती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम?
मैनग्रूव्स बोलते हैं। ठीक है, क्या फायदे हैं मैनग्रूव्स के कोस्टल एरिया में लगाने? सुनामी आती है या साइक्लोन आता है तो प्रोटेक्ट करता है। किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है? गति को, हाँ ठीक है, उसकी जो जड़ें होती हैं बेसिकली उल्टी जड़ें होती हैं उसकी, ठीक है, तो जो उसकी जड़ें होती हैं बेसिकली वो बचाने का काम करती है, वॉल की तरह काम करती है। ठीक है, जैसे ही सुनामी या चक्रवात आता है तो उनकी एनर्जी को कम करने के लिए जैसे ही उससे टकराएंगे अपनी एनर्जी को रिलीज कर देती हैं, तो जो कोस्टल एरियाज हैं उनको प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मददगार होंगी। डिजास्टर जो है, ठीक है, उसको रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं क्या? मैनग्रूव्स। लेकिन कहाँ पे लगती है मैनग्रूव्स? कोस्टल एरियाज में। तो यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा मैनग्रूव की बात करें, इंडिया में सबसे ज़्यादा मैनग्रूव्स किस स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? वेस्ट बंगाल में। ममता दीदी के राज्य में सबसे ज़्यादा मैनग्रूव्स है। तो मैनग्रूव, देश का कुल मैनग्रूव कवर या कच्छ वनस्पति आवरण कितना है? 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? 0.15% है। कितना है? 0.15% है। अब 2021 की तुलना में इंक्रीमेंट की बात करें तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 7.43 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्लास कितने बजे तक रहती है? 2 या 2:30? 2 बजे तक ही रहती है ना। चलो आज 2:30 बजे तक पढ़ लें। हम्म, कल नहीं पढ़ा था ना? अभी तो पढ़ लो, अभी से रोने लगे। लो इधर आओ। मैनग्रोव्स कवर कितना इंक्रीज हुआ है? 7.43 किलोमीटर स्क्वायर। फिर गुजरात में 36.39 किलोमीटर स्क्वायर की उल्लेखनीय कमी आई है। तो कमी कहाँ पे आई है ओवरऑल? गुजरात में। मैनग्रोव वन कवर की उल्लेखनीय वृद्धि वाले राज्य आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है मैनग्रोव में। और कमी कहाँ पे हुई है? गुजरात में। जबकि सबसे ज्यादा कहाँ पे मैनग्रोव्स हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैनग्रोव। कमी कहाँ पे? गुजरात में। और वृद्धि अरुणाचल प्रदेश और सॉरी आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। कहाँ पे हुई है? आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में वृद्धि हुई है। ये है कार्बन स्टॉक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में। कल नहीं, आज ही देखेंगे ना, अभी टाइम है, अभी 2 भी नहीं बजे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन मध्य प्रदेश इज 85723.58 किलोमीटर, जो कि 27.81% है, जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है पूरा हमारे स्टेट का। देखो इंडिया की अगर हम बात करें तो कितना परसेंट है? 25.17%। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के एरिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो टोटल जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो कितना प्रतिशत है? 27.81%। कितना है? 27.81%। अगर अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के और इंडिया में, ठीक है, जो एरिया है तो परसेंटेज में कितना परसेंट जो डिफरेंस है? अप्रोक्स 2.7 के आसपास, क्योंकि वो कितना है? 25.17। और एमपी के क्षेत्रफल का, एमपी कितना है जोग्राफिकल एरिया का ट्री और फॉरेस्ट कवर कितना है परसेंटेज में? 27.81%। अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2023 पढ़ रहे हैं, तो इसमें ओवरऑल मध्य प्रदेश का एरिया कितना है? 30/82/52। 308252 कैसे याद रखोगे? 308252 square. The total forest area of Madhya Pradesh has been increased by 10.11 किलोमीटर इन 2021 कंपेयर टू 2019। ठीक है, ये 21 वाला है कि इतना जो है वो इंक्रीज हुआ था उस टाइम पे। और जो 2023 वाली जो रिपोर्ट थी उसमें
हमने देखा यहाँ पे कितनी डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया, 52 डिस्ट्रिक्ट्स को। अभी कितनी डिस्ट्रिक्ट है एमपी में? 55। तीन और नई कौन सी बनी है? कौन सी? मऊगंज। मऊगंज किससे अलग होके? रीवा से। दूसरा पांडुर्ना किससे अलग होके बना? छिंदवाड़ा। और तीसरा मैयर किससे अलग होके? सतना में। अभी हमने देखा, देखो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है हमारे यहाँ पे? 27.81%। फिर यहाँ पे फॉरेस्ट कवर की अगर बात करें, सिर्फ फॉरेस्ट कवर की अगर बात करेंगे तो कितना है? 25%। फॉरेस्ट कवर कितना है मध्य प्रदेश में? 25%। बाकी बचा क्या होगा? ट्री कवर 2.80%। तो बाकी कितना है? 2.80% क्या है यहाँ पे? ट्री कवर है। तो ओवरऑल कितना है मध्य प्रदेश का ट्री एंड फॉरेस्ट कवर? 27.81%। फिर फॉरेस्ट कवर कितना? 25%। और ट्री कवर कितना? 2.80%। फिर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की अगर बात करें तो वो कितना है? 30.72%। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है? 30.72%। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2023 में तो फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो कितना इंक्रीज हुआ है? 0.71%। कितना इंक्रीमेंट, सॉरी माइनस में गया है। कितना माइनस गया है ये? 0.71%। माइनस में कैसे जाएगा? प्लस में ही गया है ना। 0.71% जो है उसकी वृद्धि हुई है। वो यहाँ पे लगा था इसलिए मैं, अच्छा पहले ज्यादा था, सॉरी सॉरी, पहले ज्यादा था और अब हमारे यहाँ पे कम हो गया। अभी हमने देखा भी था ना कि हमारे यहाँ पे कमी हो रही थी फॉरेस्ट कवर की, तो यहाँ पे कितना कम हो गया? 0.71%। क्या रीजन हो सकते हैं जिससे कि फॉरेस्ट जो है उसमें कमी आ रही है? किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? हाँ ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, हाईवेज बन रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ट्री कट करना पड़ेगा। और ये था सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर उसने दे दिया, अंबानी को बेच रहे हैं। ये थोड़ी लिख सकते हो पेपर में, क्या लिखोगे? माइनिंग हो रही है, माइनिंग के कारण जा रहा है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, हाँ डिफॉरेस्टेशन तो हो ही रहा है ना। तभी कहाँ, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन क्या कारण है उसके, वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो रोडवेज हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? जैसे गांव से भी जो लोग हैं वो माइग्रेट होके शहरों में आ जाते हैं। अब आपको उनको अच्छी एमिनिटीज डेवलप करके देनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? जगह चाहिए। जैसे हमने देखा कि स्लम्स एरियाज जो हैं उनको हटाया जा रहा है, जो मेन मार्केट्स हैं उनको आवास प्रदान किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और उनको जो आवास दिए जा रहे हैं तो उनके लिए भी तो कोई जगह चाहिए ना जहाँ पे उनको आवास बना के दिए जा सकें, एक प्रॉपर एमिनिटीज जो है उनको डेवलप की करके दी जा सके। तो वहाँ पे क्या होगा? अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, उसके कारण भी फॉरेस्ट कम हो रहा है। फिर हमने देख लिया इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। और सबसे मेन रीज़न जो हमारे पूरे भारत में जो सारी चीज़ों की जड़ है वो क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जनसंख्या वृद्धि हो रही है हमारे यहाँ। जितनी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी उतनी जगह लगेगी आपको रहने के लिए और उतना ज़्यादा हम पेड़ों को काटते जाएंगे। तो वन आवरण और वृक्ष आवरण क्षेत्रफल में कुल कमी कितनी आई है? 0.71%। वन आवरण क्षेत्रफल में कुल कमी कितनी आई है? फॉरेस्ट कवर की कमी देखें तो कितनी है? 0.47%। फिर उसके बाद वृक्ष आवरण क्षेत्रफल में कुल कमी कितनी देखी गई है? 2.71%। मतलब इस साल वृद्धि वृद्धि कुछ नहीं हुई, हर चीज कम हुई है, ठीक है। जबकि हमने 21 वाली रिपोर्ट में देखा था कि जो उसकी लास्ट वाली रिपोर्ट आई थी उसके कंपैरिजन में वहां कितना बढ़ा था? 10.11 किलोमीटर। लेकिन इस साल क्या हुई है? सारी चीजों में लास्ट वाले में बढ़ा है, ये इस साल वाला 21 के कंपैरिजन में 23 में कमी हुई है ना। 10.11 किलोमीटर वो 2021 वाला था कंपेयर टू 2019। बहुत सारा किलोमीटर उन्होंने काट दिया, ठीक है।
तो अब अर्बनाइजेशन हो रहा है, एमिनिटीज डेवलप हो रही है। देखो याद करो, जैसे डैम वगैरह जो बन रहे थे, जो हमारी लिंक प्रोजेक्ट था, कौन सा लिंक प्रोजेक्ट था? केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। वो भी इतने सालों से क्यों रुका हुआ था? क्योंकि वहां पे भी फॉर जंगल काटने पड़ रहे थे आपको डैम बनाने के लिए बीच में, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो, उसको भी नुकसान पहुंच रहा था। फिर उसके बाद बक्सवा वाला, बक्सवा क्या था? बक्सवा के फॉरेस्ट में क्यों फेमस था? हीरे निकालने के लिए। तो उन्होंने क्या की कि इसके नीचे संभावना है कि यहाँ पे हीरे निकलेंगे। ठीक, तो हीरे निकलेंगे तो पूरे जंगल काट दो, उसके नीचे से हीरे निकलेंगे, तो कट गए क्या? अभी नहीं, अभी इन्वायरमेंटल कंसर्न के अंदर है, तो उसको कटाई पे अभी रोक लगा दी गई है। क्योंकि सोचो कितना बड़ा जंगल है और उसको काट दिया जाएगा। लेकिन हालांकि वहाँ पे ऐसा कुछ मतलब अभी डिस्कशन है कि जो पेड़ काटे जाएंगे उसको कहीं और वैसे के वैसे और कहीं और जगह पे प्लेस करके लगा दिए जाएंगे, वो उगते ही नहीं है। देखो कितनी स्ट्रॉन्ग, कोई अगर फॉरेस्ट की बात करें तो बड़ी बड़ी ट्रीज होंगी और उनकी जड़ें कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी अंदर तक, क्या पॉसिबल है पूरा उसको निकाल के? किसी आधा तो मतलब नुकसान तो हो गई, लेकिन उससे एक फायदा ये है कि माइनिंग अगर जैसे हो रही है, डायमंड समझ रहे इकोनॉमिकली कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें इकोनॉमिकली, तो फिर वहां पे पेड़ कट रहे हैं, तो फिर उन पेड़ों को आप पूरा काटने की वजह ये अच्छा है कि हाँ कहीं आपने फॉरेस्ट डेवलप कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को तो नुकसान पहुंच ही रहा है वहाँ पे। तो 0.71%। फिर यहाँ पे कमी कितनी हुई है? 0.47% की। किस में कमी हुई है? वन आवरण में। और वृक्ष आवरण में कितनी कमी हुई है? 2.71% जो है इसकी कुल कमी। यहाँ पे तो कमी हुई है ना 8850, तो कमी है, तो ये पिछले साल का है, लास्ट रिपोर्ट 21 वाली और 23 वाली है, तो क्या होगा? कमी होगी ना यहाँ पे। इतनी कमी हुई है तो कितना हो गया? 2.71% जो है इसकी कमी हुई है। अभी इतना ही पढ़ लो, बहुत डाटा हो गया, कल फिर पढ़ेंगे अपन, ठीक है? तो मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है कब से रिलीज होना स्टार्ट हुई? 1987। कितने साल में आती है? हर 2 साल में आती है। और लास्ट वाली कब आई थी? 23 वाली रिपोर्ट थी कौन से नंबर की? 18। ठीक है, अभी 25 वाली रिपोर्ट रिलीज नहीं हुई, अगर हो जाएगी तो वो कौन से नंबर की होगी? 19th नंबर की। यहीं पे हमने देखा कि हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में कितना था हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट और ट्री कवर? 25.17%। फिर ट्री कवर कितना था? 21.76%। ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर था, ठीक है, 21.76%। और ट्री कवर कितना था? 3.41%। यहीं पे एमपी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है एमपी में? 27.81%। फिर फॉरेस्ट कवर 25 और ट्री कवर बचा कितना? 2.80। फिर यहीं पे हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कमी हुई इस बार, ठीक है, कमी हुई, तो कितनी परसेंट की कमी हुई? 0.71%। कितनी? 0.71% की ओवरऑल कमी हुई, जबकि फॉरेस्ट कवर में 0.47 की कमी हुई और ट्री कवर में 2.71% की कमी देखी गई। लेकिन है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र में। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र जो है यहाँ पे। फिर उसके बाद इंक्रीज कहाँ पे हुआ सबसे ज्यादा? छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा और राजस्थान। डिक्रीज मध्य प्रदेश, कर्नाटका, लद्दाख और नागालैंड। यहीं पे हम फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट कवर कितना? 21.76% इंक्रीज हुआ मिजोरम में और डिक्रीज हुआ त्रिपुरा में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर। और उसके बाहर की बात करें तो इंक्रीज गुजरात में हुआ और डिक्रीज मध्य प्रदेश में हुआ है। और ओवरऑल मध्य प्रदेश में कितना डिक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर? 0.47%। कितना है? 0.47%। मैनग्रोव सबसे ज्यादा कहाँ पे थे? वेस्ट बंगाल में। कमी कहाँ पे हुई है? गुजरात में। और बड़े कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में और उसके बाद महाराष्ट्र में। तो ये आपकी रिपोर्ट थी, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। कल इसकी शॉर्ट नोट्स बना के लेके आना जैसे मैंने बोला है, जिन लोगों ने नहीं बनाया। नहीं है, ठीक है।